नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करें। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन सुबह में कुंडली फलादेश पर आधारित फल दीपिका पुस्तक के को आधार मानकर हम लोग कक्षा का आयोजन करते हैं। आज की कक्षा में हम लोग फल दीपिका पुस्तक के पृष्ठ जो हमारे पास में है उसके पृष्ठ संख्या 142 एवं श्लोक की बात की जाए तो 37-38 श्लोक के बारे में हम लोग अध्ययन करने का 37 श्लोक से अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस पर चर्चा कल की भी कक्षा में थोड़ी मोड़ी हुई थी। पुनरावृत्ति करते हुए हम लोग आगे बढ़े। कक्षा का भी वही नियम है कि जब भी कक्षा का शुरुआत हो तो शुरू में 1-2 मिनट पूर्व के कक्षा में जो चर्चा हुई थी उसकी बात कर ली जाए। तो 37 श्लोक में यह बतलाया गया है कि नवम एवं दसम भाव के स्वामी अगर की युति है, नवम एवं दसम भाव के स्वामी की यदि युति है और वह युति कुंडली के अगर शुभ भाव में है तो राजयोग का निर्माण होता है। राजयोग का मतलब यह हुआ कि पहले के जमाने में जब पुस्तक बनी थी तो हर प्रकार के सुख सुविधाओं का होना, जितने खर्च हैं उसके अनुसार या उससे अधिक आय का होना एवं दूसरों को निर्देशित करने का अधिकार होना, यही राजयोग है। तो आज के जमाने में यह राजयोग उच्चतम पदाधिकारी यानी कि जो ऑफिस के मालिक हों, पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी किसी भी क्षेत्र के राजयोग के अंतर्गत आते हैं। या राजा तो जो नेतृत्व करने की जो क्षमता रखते हैं या राजनेता लोग हैं वह भी राजयोग के ही अंश हैं। इस उदाहरण कुंडली में नवम भाव कुंडली में आप लोग देखें तो कुंडली में इस भाव को नवम भाव और इस भाव को दसम भाव कहा जाता है। यहाँ पर 6 नंबर की राशि है। 6 नंबर राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। दसम भाव में 7 नंबर की राशि है। 7 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। और तो बुध एवं शुक्र की युति अगर लग्न में, चौथे में, 7वें में, 10वें में, 9वें में या 5वें में अगर होता या 11वें भाव में, 11वां भाव इसलिए कि 11वें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह अच्छे फल प्रदान करते हैं इसलिए अच्छा। परंतु इस उदाहरण कुंडली में यह योग नहीं लग रहा है। 11वें भाव में बुधदेव तो हैं लेकिन शुक्रदेव नहीं है। शुक्रदेव 12वें भाव में है। अब यह योग लागू होता, 12वें भाव में शुक्रदेव है, योग लागू होता, परंतु यह योग लागू होने के लिए शुक्रदेव का अंशात्मक मान इस उदाहरण कुंडली में 26-49 है। कितना है? 26 है। 26-49 यानी कि 27 मानिए, 27 अंश के हैं। और बुधदेव जिस राशि में है 20-28 बुधदेव का अंशात्मक मान है, इसलिए राजयोग प्रभावित नहीं हुआ। और लग्न का अंशात्मक मान 24 है। हालांकि अब लग्न का अंशात्मक मान 24 हो गया और शुक्रदेव का अंशात्मक मान 26-27 के आसपास में है, तो शुक्रदेव भी यहाँ पर पूर्ण फल देने वाले हैं। बुधदेव का अंशात्मक मान 20 है, यह भी पूर्ण फल देने वाले हैं, क्योंकि लग्न के अंश के बराबर में अगल बगल में जिस ग्रह का अंश होता है वह ग्रह पूर्ण फल देने में समर्थ होते हैं। एक यह भी नियम है, जो ग्रह बलवान हो, युवा अवस्था में हो, वह भी अच्छा फल देने का प्रयास कर अच्छा फल देते हैं। तो यह योग इस उदाहरण कुंडली में नहीं लगी। उसके बाद में 37वें श्लोक का ही एक दूसरा सूत्र है कि यदि किसी केंद्र के स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ युक्त तो हो, तो अब यहां पर देखा जाए कि किसी केंद्र भाव के स्वामी, अब युति कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर शनि शुक्र की युति है।
चंद्रमा मंगल की युति है, बुध सूर्य की युति है। बुध देव त्रिकोण भाव के स्वामी है, सूर्य देव अष्टम भाव के स्वामी है। तो यह युति नहीं बनी, राजयोग प्रदाता नहीं हुआ, यानी कि सुखद योग नहीं हुआ। अब मंगल चंद्रमा की युति देखें तो मंगल देव केंद्र के स्वामी हैं, चंद्रमा भी केंद्र का ही स्वामी है, और मंगल देव की दूसरी राशि 11वें भाव में है। तो मंगल चंद्रमा की भी युति योग कारक नहीं हुआ, संख्योग का निर्माण नहीं किया। यदि केंद्र भाव एवं त्रिकोण भाव के स्वामी की युति होती है तो संख्योग होता है, जो यहाँ भी नहीं हुआ। अब शनि शुक्र की बात करें तो शनि देव केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव के स्वामी हैं। शुक्र देव केंद्र एवं त्रिकोण दोनों भाव के स्वामी हैं। यह योग बना, यह योग बना, परंतु यह शुभ भाव नहीं है, कुंडली का 12वां भाव है, कुंडली का 12वां भाव है। यही यह भाव अगर कुंभ लग्न का होता यह कुंडली, तो यह युति यहाँ पर आ जाता 11वें भाव में, तो अच्छा फल प्रदाता हो जाता। यहीं अगर मीन लग्न की कुंडली होती तो यह शनि एवं शुक्र की युति 10वें भाव में हो जाता, यह संख योग का निर्माण करता। 11वें भाव में यदि यह युति आ जाती तो कुछ हद तक लाभ देता, अच्छा लाभ देता। 10वें भाव में हो जाता तो उससे भी अधिक देता। परंतु यहाँ पर शुक्रदेव 12वें भाव में है, अच्छे फल प्रदाता हैं, एवं शुक्रदेव को देखा जाए नवमांश कुंडली में भी धनु राशि में ही है, लग्न कुंडली में भी धनु राशि में ही है, शुक्रदेव वर्गोत्तम है। वैसे कहा भी गया है कि शुक्रदेव 12वें भाव में राजयोग प्रदान करते हैं। तो एक योग कारक ग्रह जो शुक्रदेव हैं और 12वें भाव में राजयोग देते हैं, अगर वहां पर उनकी स्थिति हो और वर्गोत्तम भी हैं तो सामान्यतः व्यक्ति खर्चीला तो होगा, परंतु आय के भी कई साधन हो सकते हैं। यह जो कुंडली है कक्षा के ही एक सदस्य का है, हमने नहीं पूछा कि यहाँ किसका है नहीं है, समूह में शेयर किया गया। हमने कल ही बोला था कि समूह में जितने भी सदस्य हैं प्रतिदिन कुंडली कोई एक सदस्य शेयर करे, उसी कुंडली पर आधारित कक्षा होगी। तो यह दोनों योग तो प्रभावी नहीं हुए। अब इसके बाद में फल दीपिका पुस्तक में यह बतलाया गया है कि जिनकी आय यह सैकड़ों वर्ष पहले की पुस्तक बनी हुई है, उस समय जो राजागण थे उतने तो बड़े बड़े कार्यालय ऑफिस नहीं हुआ करते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं थी, उच्च पदाधिकारी कम हुआ करते थे। तो राजा में जो के यहाँ जो मंत्री हुआ करते थे उनके पास में संपन्नता होती थी, इसलिए सुखद योग वाले को, सुखद योग को राजयोग, जो राजा से संबंध रखने वाले व्यक्ति ही सुखी थे अधिकांशतः, इसलिए इन सभी सुखद योगों को राजयोग कहा गया। हो सकता है ऐसा हम कह सकते हैं। अब इसके बाद में 38वें श्लोक में इस दोनों राजयोग के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा कि नवम एवं दसम भाव के स्वामी की युति शुभ भाव में, या किसी केंद्र एवं त्रिकोण भाव के स्वामी की युति शुभ भाव में हो तो क्या क्या फल होते हैं। तो इसके फल बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं, उत्तम होते हैं, आनंददायक होते हैं, जीवन में हर प्रकार के सुख सुविधाएं मिलने वाली होती है, यह बतलाया गया है। अब इसके बाद में 39वां, 40वां एवं 41वें श्लोक के भावार्थ में जो पृष्ठ हमारे पास में जो पुस्तक है गोपेश कुमार ओझा जी के द्वारा जो टीका किया गया है, उस पुस्तक के 143वें पृष्ठ पर कुछ योग के बारे में बतलाए गए हैं, जिसके बारे में यह कहा गया कि बिना योग,
बिना योग क्या है? तो आदित्यादि सप्तग्रह, यानी कि सूर्य से लेकर शनि तक जो 7 ग्रह हैं, ये सभी ग्रह किसी ग्रह से युत ना हो। जब किसी ग्रह की युति किसी ग्रह से ना हो तो बिना योग होता है। राहु केतु से युत हो सकते हैं, राहु केतु से युत हो सकते हैं, इसमें राहु केतु को नहीं लिया गया। अब यहीं पे शनि शुक्र की युति है, शनि देव यहाँ पर नहीं होते, शनि यहाँ हो जाते। बुध देव यहाँ पर है, बुध देव, बुध एवं सूर्य यहाँ पर है, तो बुध देव यहाँ पर नहीं होते, बुध यहाँ हो जाते। मंगल चंद्रमा यहाँ पे है, चंद्रमा यहाँ नहीं होकर के चंद्रमा यहाँ हो जाते। यानी कहीं कोई ग्रह हो जाता, लेकिन दो ग्रहों की युति नहीं होती। जो भावेश बन सकते हैं वे दो ग्रह एक जगह नहीं होते, तो यह बिना योग या बल्कि योग होता है। ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में आगे होते हैं या शौकीन होते हैं। हालांकि पुस्तक में बतलाया गया है कि नाचने गाने का शौकीन, तो ऐसा देखा जाता है। हमारे पास में कई कुंडलियां ऐसी आई है जिस पर यह योग लागू हो रहे हैं। वैसे व्यक्ति कला के शौकीन होते हैं, भले ही वह नाचना गाना नहीं उनको भाता हो। अब हम इसलिए कह रहे हैं, हमने देखा है कि एक व्यक्ति के कुंडली में इसी प्रकार के योग बन रहे थे, लेकिन उसकी लिखावट इतनी अच्छी थी कि जैसे कि टाइपराइटर के द्वारा, जो टाइपराइटर के द्वारा जितना सुंदर अक्षर होता है उतना ही सुंदर अक्षर उनका था। बुधदेव काफी मजबूत थे, शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं थी। अगर शुक्र का भी स्थिति अच्छा होता तो नाच गाना की तरफ भी, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी थी तो विद्या के क्षेत्र में नहीं, कला उनके पास में था। और वाणी इतनी मनमोहक, आज तक वाणी में तर्क में उनसे आगे कोई नहीं गया। तो एक तर्क की जो कला है वह उनके पास में थी। मंगल देव की स्थिति ठीक थी, बुध मंगल की स्थिति। तो जो ग्रह, अगर सातों ग्रह अलग अलग हैं, तो उन सातों ग्रह में जो ग्रह ज्यादा बलवान होगा और अच्छी स्थिति में होगा, उस ग्रह से संबंधित जो कार्य है वह कार्य एक सलीके से, कायदे से, सुंदर ढंग से कर सकता है व्यक्ति। अब इसके बाद में इसी पन्ने में दूसरा शब्द जो बतलाया जा रहा है कि सूर्य यदि सातों ग्रह 6 राशियों में, यानी किसी एक की युति हो जाए और अन्य सभी ग्रह अलग अलग हों, तो यह भी अच्छा योग होता है। यानी कि सभी ग्रह अगर 7 राशि में है तो भी अच्छा है, 6 राशि में है तो भी अच्छा है, यह भी संपन्नता देता है। ठीक गुरु जी। हाँ जी। 6 राशि में मतलब 6 घर में ही सब सब ग्रह हो। हाँ, 6 घर में ही सभी ग्रह हो। हम इसको दोबारा कर लेते हैं। अब मान लिया जाए कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अलग है, सूर्य मंगल, मंगल चंद्रमा की युति हो गई, ठीक हो गया। अब यहाँ पर बुधदेव नहीं होते, बुधदेव यहाँ हो जाते, शनिदेव यहाँ नहीं होकर के शनिदेव यहीं हो जाते। फिर कितने घर में हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 घर हो गया। तो यह भी अच्छा योग होता है, सुखद योग होता है। अगर सभी ग्रह, यानी कि राहु केतु को इसमें नहीं लेना है, शेष 7 ग्रह अगर 5 भावों में हो, यह भी सुखद योग होता है। यानी कि 4, 5, 6, 7 भावों में हो
तो अच्छा होता है। अब इस कुंडली में पहले कितने भाव में सभी ग्रह हैं, कृपया आप लोग बतलाएं। तो इस कुंडली में देखिए, एक भाव यह हो गया, यहाँ पे ग्रह है, राहु केतु को नहीं लेना है, छोड़ देना है। 2 भाव, 3 भाव, 4 भाव में ग्रह है, 4 भाव में ग्रह है ना। जी गुरुदेव। तो यह भी अच्छा योग होता है, यह भी संपन्नता की तरफ ले जाता है। 5 राशियों में अगर है तो भी अच्छा योग है, उसे पास योग कहा जाता है। 5 राशि में पास योग। पुस्तक पढ़ेंगे अपने आप सभी कुछ निकलता चला जाए। यानी कि 7 राशियों में सभी ग्रह उत्तम फल, 6 राशियों में सभी ग्रह उत्तम फल, 5 राशियों में सभी ग्रह उत्तम फल, 4 राशियों में सभी ग्रह उत्तम फल। अब यहाँ पे यह जो कुंडली है, तो क्या इस कुंडली वाले को उत्तम फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा गुरुदेव। क्यों नहीं मिल रहा? उसके कई कारण हैं। जबकि हमने अभी कहा कि शुक्रदेव 12वें भाव में उत्तम फल प्रदाता होते हैं। बुध एवं सूर्य की युति है, बुध अस्त भी नहीं है, बुध अस्त भी नहीं है। बुध देव अस्त भी नहीं। तो हम आप सबों को यह प्रश्न भी देते हैं कि आज ही की कक्षा में अंत समय में हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे कि इसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। तब तक आप लोग भी अपना दिमाग लगाते रहें। अगर 4 योग भाव में है तो अच्छे फल मिल जाते हैं, लेकिन अगर सभी ग्रह 3 भाव में हो, 2 भाव में हो, 1 भाव में हो, यह अच्छे फल नहीं मिलते हैं। महादशा के वजह से गुरुजी। क्या? महादशा के वजह से, अंतरदशा अभी राहु का चल रहा है, अंतरदशा। ठीक है, तो फल अगर बुरा मिलना है, बुरा फल मिलना है, तो वह तो समय का निर्धारण दशा से होगा, लेकिन फल तो खराब मिल रहा है ना, मिलने की आशंकाएं हैं। वह कब होगा? तो दशा के अनुरूप होगा, ग्रहों के गोचर के अनुरूप होगा। तो अब यहां पर देखा जाए कि 8वें भाव में, बल 8वें भाव नहीं, सूर्य देव 11वें भाव में है, लेकिन अष्टमेश है। आय खराब हुआ, जी आय खराब। दूसरा, दूसरे भाव के धन के कारक, पंचम भाव के संतान एवं यहां से मंत्र की बात है, उसके कारक देवगुरु। यदि महिला की कुंडली है तो उनके पति के कारक। नवम भाव में भाग्य के कारक, 10वें भाव के भी कारक देवगुरु बृहस्पति है, एवं 11वें भाव के आय के कारक देवगुरु बृहस्पति इनके कुंडली में अकारक बने हुए, 12वें एवं तीसरे भाव के स्वामी होकर के अकारक बन गए, बुरे फलदाता हो गए। कहां से सब कुछ ठीक ठाक होगा? नहीं होगा। अब फिर भी ठीक होता, फिर भी ठीक होता, क्योंकि ये 12वें भाव एवं तीसरे भाव के स्वामी 6ठे भाव में बैठ गए, अच्छी स्थिति हो गई। लेकिन इनके स्थिति को खराब कौन कर रहा है? तो स्वयं व्यक्ति, जो कि लग्नेश है शनिदेव, और शनिदेव बहुत ही बलवान हैं, 17, 58, 18 अंशों के हैं, युवावस्था में। नवमांश कुंडली में भी अपने
मित्र की राशि में है शनि देव, लग्नेश बलवान है, लग्नेश यहाँ प्रथम दृष्टिया अपने स्वयं अपने भाव से 12 में है, तो अपने जीवन का नुकसान या हानि व्यक्ति के स्वयं के द्वारा हो रहा है। एवं ये शुभ भाव के स्वामी हैं, इनके द्वारा देव गुरु बृहस्पति दृष्ट भी हो रहा है, लग्नेश के द्वारा ही दृष्ट हुआ। एवं इस कुंडली के सबसे प्रमुख योग कारक ग्रह शुक्र देव के द्वारा भी देव गुरु बृहस्पति दृष्ट हो रहे हैं, इसलिए यह भी योग जो विपरीत राजयोग बना यह भी भंग हो गया। भंग हुआ कि नहीं हुआ? इधर भी यानी कि हो गए गुरुदेव। देव गुरु बृहस्पति अकारक हो गए, धन आय धन सब कुछ खराब हो गया। संपन्नता या स्थिरता कहाँ से आती है? तो आय एवं आय के से आने वाले धन की स्थिरता से ही व्यक्ति में संपन्नता बढ़ती है। तो ये सभी तो खराब हो गए ना, आय भी खराब हो गया और पैसे रुकने की जो स्थिति हुआ वह भी खराब हो गया, क्योंकि जब कारक ही खराब है तो केवल भावेश को, अब यहीं पे देखा जाए ना, शनि देव की दृष्टि भी तीसरे भाव पर है। भावेश देख रहा है, भाव बलवान है, व्यक्ति चाहता तो है कि पैसे इकट्ठे हों, लेकिन पैसा इकट्ठा करने वाला जो है वही खराब है। पैसा इकट्ठा कौन करेगा? लग्नेश। लग्नेश तो पैसा इकट्ठा करना चाहेगा, लेकिन इकट्ठा कौन करेगा? जो कारक है वही देव गुरु बृहस्पति ना जी। और इनकी दृष्टि भी यहीं पे है। और गुरु एवं शनि में समता की स्थिति है, तो यहां पर तत्कालिक शत्रुता भी हो गया। तो सम और शत्रु हो जाता है, तो शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं। भौतिक सुखों के लिए शुक्र को नहीं देखेंगे गुरु जी? भौतिक सुखों के लिए शुक्र को भी देखेंगे। तो शुक्र एवं शनि, तो शुक्र यहाँ पर देखा जाए कि शुक्र यहाँ धनु राशि में है, नवमांश कुंडली में भी धनु राशि में है, शनि यहाँ धनु राशि में है। नवमांश में शनि बुध की राशि में चला गया और बुध और शनि दोनों आपस में भी मित्र हैं, बुध एवं शनि दोनों आपस में भी मित्र हैं एवं तत्कालिक मित्रता भी है, तो अति मित्र हो गए। तो नवमांश में शनि देव अति मित्र की राशि में चले गए ना, तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि अगर पड़ ही रही है तो देव गुरु बृहस्पति अपने स्व राशि को भी तो देख रहे हैं। तो देव गुरु बृहस्पति 12वें भाव को खराब नहीं कर रहे हैं, लेकिन शनि तो देव गुरु बृहस्पति को खराब कर रहा है ना जी। कहने का मतलब जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं, पुस्तक से पढ़ रहे हैं, जब कुंडली किसी की मिल गई तो वास्तविक कुंडली, तो अगर समस्याएं खराब है तो क्यों हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए और उपायों पर भी साथ के साथ चर्चा होनी चाहिए कि यह व्यक्ति क्या करे कि कुछ ना कुछ उसके जीवन में सरलता है। उपाय क्या किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर क्योंकि राहु भी है लग्न में, और राहु लग्न में है और नवमांश में राहु सिंह राशि में है। नवमांश कुंडली में राहु सिंह राशि में है और सिंह राशि कुंडली के 8वें भाव में है, यह भी खराब हो गया। तो यहाँ पर राहु भी गलत कर रहा है। राहु किसी ग्रह से, शुभ ग्रह से दृष्ट भी नहीं है। तो विचारों में मतभेद होना, विचारों में अस्थिरता होना भी एक मुख्य कारण है। इसके उपाय क्या किए जा सकते हैं? सर्वोत्तम उपाय यही होगा कि व्यक्ति कम से कम प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करे, या शाम के समय मंदिर में जाए और हनुमान जी को कम से कम अगरबत्ती जलाए, वहां पर दीप जलाए, एवं अपने कार्यों में देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट होने के कारण जो व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा हो, पूर्ण पारदर्शिता,
एवं कर्मनिष्ठता, समयबद्धता, से कार्य करे। शनिवार के शनिवार सुंदरकांड का पाठ करे, या और या नहीं और प्रत्येक शनिवार के शाम में हनुमान जी के मंदिर पर जाए, दीपक जलाए या अगरबत्ती जलाए, या हो सके तो आरती में सम्मिलित हो जाए प्रत्येक शनिवार। अपने आप जहां 5 शनिवार को आरती में व्यक्ति सम्मिलित हुआ और इन कार्यों का उपयोग किया, अपने आप सब कुछ ठीक होते चले जाएंगे। यदि अब तो 4 राशियों तक हम लोगों ने पढ़ लिया, अगर 3 ही राशियों में सभी ग्रह हो, 2 राशियों में सभी ग्रह हो, एक ही भाव में सभी ग्रह हो जाए, तो ऐसे तो कुंडली बहुत कम मिलते हैं। ऐसे कुंडली बहुत कम मिलते हैं। न के बराबर मिलते हैं। तो इससे स्पष्ट क्या होता है? गुरु जी, हाँ जी, इस कुंडली में मंगल जो है से चौथे भाव का फल करेगा देगा कि एकादश भाव का करेगा? चौथे फल का ज्यादा फल देगा, क्योंकि चौथे पर मूल त्रिकोण राशि भी है उनकी, एवं चौथे भाव में मंगल की दृष्टि भी है और मूल त्रिकोण राशि भी है। थोड़ा घर में भी मनमुटाव होने की संभावनाएं बनती है। जी गुरुदेव। यही कहना चाह रहे थे। यानी कि नहीं, मनमुटाव तो ना करेगा, यह व्यक्ति मनमुटाव नहीं करेगा। शुभ मैंने रहेगा अंदर अंदर। नहीं ना, इसकी भावना को पहचाने कि भावना क्या है, तो इसके भावना को पहचानना आसान है। यह व्यक्ति अपने घर के लिए बहुत कुछ करना चाहता है और अपने घर के लिए यह जी जान लगाना भी चाहता है। उसके भी कई कारण हैं, लेकिन यह क्षुब्ध भी रहता है, अंदर से आक्रोशित भी हो सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर अपने स्वराशि पर है और यह घर का माहौल है। मंगल देव नवमांश में अपने मूल त्रिकोण राशि में हो गए, स्वराशि में हो गए, एवं जिस राशि में है वह राशि केंद्र भाव में पड़ा हुआ है, इसलिए शुभता तो मंगल में काफी हो गया, हद से ज्यादा है चौथे भाव के लिए। हाँ, एकादश शेष भी हैं, परंतु यह एकादश शेष इनकी यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि नहीं है। शनि देव का 10 और यहाँ 11 होता है, यानी कि एक 10वें से एवं एकादश शेष होते हैं, तो शनि देव पापग्रह के पापग्रह ही हो जाते हैं, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी बुरे फल प्रदाता हो जाते हैं और मूल त्रिकोण राशि 11वें भाव में है। 11वें भाव तो इनकी मूल त्रिकोण राशि का यह अधिक फल देंगे 60%, यह 40%, 40% शुभ, 60% अशुभ होगा। तो यहाँ यह तो 60% शुभता वाली बात आ गई, 40% ही अशुभ है, लेकिन कुल मिला दिया कुछ। तो यह व्यक्ति चाहेगा अधिकार जताना, अधिकार वाली बात बोलेगा, घर पर सही बात बोलेगा, लेकिन थोड़ी उग्रता से बोलेगा, उसमें इनमें समझाने की उतनी कला नहीं होगी, क्योंकि मंगल एवं बुध जो वाणी के कारक हैं, बुधदेव और मंगल देव जो उग्रता के कारक हैं, तो घर पर जो है यह वाणी का उपयोग सोच समझकर भी नहीं, और बड़े एक जो होता है उस प्रकार से भी नहीं करने की संभावना रही है। साथ में लग्न में राहु देव दिग्भ्रमित भी करते हैं, यानी कि एक फैसला बोल देना, फिर उसके बाद में कुछ ही समय के बाद में या कुछ दिनों के बाद में अपने ही फैसला पर अपने ही संशोधन करके अपने ही बदल लेना। तो इनकी बातों को लोग, घर के लोग कम मानते होंगे, समझते होंगे, और यह चाहते होंगे कि घर का अगड़िया मैं बनूं या मैं जो बात बोलूं उस पर लोग अमल करें, ऐसा चाहते होंगे, जिसके कारण घरेलू जीवन में समस्याएं आने की संभावनाएं
हैं एवं मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर भी है, तो पंचम भाव में भी थोड़ी बुद्धिमत्ता में भी थोड़ी उग्रता हो गई। मंगल की दृष्टि लग्न पर भी है, तो स्वभाव से थोड़ा सा, और वो भी उच्च की दृष्टि हो गई यहाँ पर, क्योंकि मंगल 10 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी इसमें, तो स्वभाव के कारण, हालांकि यह व्यक्ति घर परिवार के लिए उतना नुकसानदायक सोच इसकी नहीं है, घर परिवार के निजी सदस्यों से इसका अंतर्मन बड़ा साफ रहता है। अगर यहीं चौथे भाव में मंगल का शत्रु राशि होता या मंगल की नीच राशि होती तो अच्छा स्थिति और नहीं खराब। होता। अच्छा, यह कुंडली संतोष जी के द्वारा दिया गया है, तो संतोष जी आपकी तो कुंडली है नहीं, चाहे जिसकी भी हो, जिस व्यक्ति की कुंडली है उस व्यक्ति को आप जानते होंगे। क्या हमने जितनी बातें कही वह बातें कितना लागू होता है उन पर? गुरुदेव 100% लागू होता है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग अगले विषय वस्तु पर चलते हैं। अगले भाव में अगला सूत्र में यह बतलाया जा रहा है कि यदि चंद्रमा, यही पृष्ठ संख्या, रुकिए जरा सा बोर्ड साफ करते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। अब पृष्ठ संख्या 144 में है, यह बतलाया जा रहा है कि यदि चंद्रमा से छठे सातवें आठवें शुभ ग्रह हो तो अधियोग होता है। अधियोग चंद्रमा से छठे सातवें आठ, तो इस उदाहरण कुंडली में देखिए कि चंद्रमा कहाँ है, तो चंद्रमा 10वें भाव में है, चंद्रमा से 7वें, भले चंद्रमा से छठे यहाँ, चंद्रमा से 7वें यहाँ, चंद्रमा से 8वें यहाँ, अगर शुभ ग्रह हो तो इस कुंडली में नहीं है, या चंद्रमा से 7वें भाव को शुभ ग्रह देखता हो, तो 11वें भाव को कोई ग्रह नहीं देख रहा, केतु देव देख रहे हैं, राहु नहीं देख रहा, शनि शुक्र नहीं देख रहे, बुध शुक्र नहीं, कोई भी नहीं देख। चंद्रमा से 7वें मंगल देव देख रहे हैं स्वराशि को, तो मंगल की यहाँ दृष्टि ज्यादा मान्य होगी या चंद्रमा की दृष्टि ज्यादा मान्य होगी? प्रभावी दृष्टि मंगल का ज्यादा होगा या चंद्रमा का होगा? मंगल। मंगल का होगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल को देखेंगे तो मंगल नवमांश कुंडली में अपने स्वराशि का है, चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा यहाँ बुध की राशि में है। यह जिसकी राशि में नवमांश कुंडली में है वे राशि, जैसे कि 3 नंबर राशि के स्वामी बुध देव होते हैं और बुध देव चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, तो जिसके घर में है वह शत्रु में होगा, तो जो शत्रु के घर में रहता है थोड़ा सा मन का कुरुषित हो जाता है, मन थोड़ा ठीक ठाक नहीं रहता, इसलिए चंद्रमा कमजोर हो गया। अंशात्मक मान से भी देखें, चंद्रमा यहाँ पर 27-28 अंशों का है, तो अंशात्मक मान भी से भी थोड़ा गड़बड़ हो गया। मंगल का अंशात्मक मान देखिए 21-52 है, 22 अंश के आसपास में, यानी कि अंश बल में भी मंगल थोड़ा बलवान है, इसलिए मंगल की दृष्टि ज्यादा प्रभावी होगी। तो यह भी पापक ग्रह वाली बात हो गया, क्रूर ग्रह वाली बात हो गई। हालांकि मंगल देव में थोड़ी सौम्यता आई तो थोड़ी पापत्व गुण का भी विकास हुआ, तो यहाँ पर ले दे के बराबर हुआ या पापक नहीं समझो भी समझो तो हो गया। एवं 8वें भाव पर सूर्य की दृष्टि है, ये भी क्रूर ग्रह है, क्रूरता इनकी समाप्त हुई नहीं है क्योंकि इनकी राशि अष्टम भाव में है, यानी कि यह योग अधियोग क्या हुआ? नहीं हुआ। तो कुंडली में ये अगर योग बनते हैं तो शुभ फल होता है, तो यदि अगर अशुभ ग्रहों के द्वारा चंद्रमा से छठे सातवें आठवें भाव अगर पापाग्रह के द्वारा क्रूर ग्रहों द्वारा प्रभावित हो तो बुरे योग।
मानसिक स्थिति से बुरे योग हो गए। अगर यही शुभ प्रभावित होता तो शुभ योग होता। गुरु जी अच्छा, दोनों ग्रह हो तो शुभ अशुभ ग्रह। तो फिर मिश्रित प्रभाव फिर होगा, या फिर यह देखना होगा कि शुभग्रह बलवान है या पापग्रह बलवान है। यदि पापग्रह भी बलवान है, पापग्रह भी है, अगर शुभ फल प्रदाता है तब तो अच्छी बात है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों, हम लोग क्यों को समझे। जब कक्षा में शामिल है तो केवल पुस्तक की बातों को ही नहीं, यह पुस्तक कहना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है। जो समझाना क्या चाहता है, यदि वह बातें हम लोग समझ लेते हैं तो बहुत ही उत्तम हो जाता है। तो छठा भाव जो चंद्र कुंडली से भी, चंद्र कुंडली क्या है, हमारी मानसिक कुंडली है, मानसिक स्थितियों के बारे में बतलाता है। लग्न हमारे शरीर की स्थितियों के बारे में बतलाता है। सूर्य कुंडली हमारे अधिकार पद प्रतिष्ठा के बारे में बतलाता है। तो चंद्रमा से छठा, यह जो छठा भाव होता है प्रतिस्पर्धा का होता है, संघर्ष का भाव होता है। अगर शुभग्रह की प्रभाव अगर यहाँ पर अगर बन जाता है तो हमारा प्रतिस्पर्धा करने का ढंग अच्छा होगा। सातवां भाव सहयोग का होता है। यदि चंद्रमा से सातवें भाव में शुभग्रह होंगे तो हमारे सहयोग करने वाले व्यक्ति अच्छे होंगे। आठवां भाव आकस्मिक सोच का होता है। अगर आठवें भाव में अगर शुभग्रह हो या शुभग्रह से दृष्ट हो जाए तो हमारी जो, हम कोई भी कार्यों के लिए, आगे के कार्यों के लिए योजना बनाएंगे तो अच्छा योजना बन सकेगा, अच्छी आकस्मिक सोच आएगी भविष्य के लिए। तो अगर हमारे संघर्ष करने के भी कायदे अच्छे हों, हमारे सहयोगी जन भी अच्छे हों, और हमारे भविष्य के लिए जो कार्य करने वाले हैं, अगर उसके लिए अगर हम कुछ नया कुछ सोचते हैं, अगर सोच में भी सकारात्मकता रहता है या अच्छी सोच हमें सोच सकते हैं, सोच मिल जाती है, तो क्या हमारा जीवन अच्छा होगा या खराब होगा? अच्छा होगा गुरुदेव। तो कुंडली में अच्छे योग भी बनते हैं, बुरे योग भी बनते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ क्षण पहले यही हुआ था कि हाँ भाई, यह योग तो बन रहा है लेकिन इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने उसी ग्रह पर जो योग बना हुआ था उसी के कारण उसी पर हम लोगों ने चर्चा किया था कि देवगुरु बृहस्पति अकारक भी हैं, इस प्रकार की स्थितियां हैं, इस वजह से समस्याएं हैं। और चंद्र कुंडली से भी या जो अधियोग का जो विपरीत फल है उस पर भी हम लोगों ने देख लिया। तो अगर कुछ अच्छे योग बन रहे हैं लेकिन वह प्रभावी नहीं हो रहा, और बुरे योग यहाँ पर देखिए प्रभावी भी हो रहा। सूर्य देव को देखा जाए जो चंद्रमा से सातवें हैं, पहले चंद्रमा से आठवें भाव को जो सूर्य देव देख रहे हैं, सूर्य देव को देखिए नवमांश कुंडली में नीच के हो गए। एक तो अष्टमेश, दूसरे में नवमांश में नीचे। क्या यह पद प्रतिष्ठा के लिए उत्तम बात होगा? नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को आनंददायक लगी होगी और अच्छा भी। और कल की कक्षा में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, और कल की कक्षा के लिए जिन सदस्यों को अपनी कुंडली शेयर करनी होगी शेयर कर सकते हैं समूह में। और आज की कक्षा में किसी सदस्य को यदि कोई बात अपनी रखनी हो, कहनी हो, तो अपनी बात रख सकते हैं। गुरुदेव ये किस प्रकार के कार्य करें तो इनको सफलता मिलेगी? यह तो फिर लंबा टॉपिक हो गया। अरे एक थोड़ा बता दीजिए। नहीं, तो फिर तो दसम भाव से संबंधित कार्य वाली बात आएगी। हमने जब कक्षा पूर्व में किया था और कार्य भाव से ही संबंधित कक्षा चल रही थी, और एक ही दिन में इसी फल दीपिका पुस्तक का पूरे पन्ना हम लोग सही तौर पे पढ़ लिया था। और हमने यह कहा था कि जिस जिस सदस्य को अगर दसम भाव से संबंधित, कार्य से संबंधित जो भी बातें हों, अगर मन में प्रश्न हो तो कृपया समूह में लिख दे, ताकि उस पर 2-4 कक्षा आयोजित कर लिया जाए और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आप लोगों में से किसी भी सदस्य ने दसम भाव से संबंधित, कार्य से संबंधित कोई प्रश्न ही नहीं लिखा, फिर हमारी गलती क्या है उसमें? ठीक है गुरुदेव। हाँ, उस पर चर्चा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो जाएगा।